जय हिंद। क्या हालचाल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पे होंगे, माता पिता के साथ होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण। चाहे आप क्लास 8 में हो, 9th में हो, 11th में हो, 12th में हो या 10th में हो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके जो 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम होते हैं या 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम होते हैं, उसमें व्याकरण का 60% वेटेज होता है। यानी कि जो होता है 60%, यानी कि 60% जो होता है आपके व्याकरण से ही प्रश्न आते हैं, और बुक से समझिए मात्र 40% ही क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। तो इस दृष्टि से भी क्या हो जाता है, व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। व्याकरण में हमें पढ़ने क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हिंदी व्याकरण किसे कहा जाता है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। लिंग के बारे में पढ़ना होता है, काल के बारे में पढ़ना होता है, इसके बाद प्रत्यय के बारे में पढ़ना होता है, उपसर्ग के बारे में पढ़ना होता है, समाज के बारे में, समास के बारे में पढ़ना होता है, क्रिया के बारे में, संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में इत्यादि विषयों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। पर्यायवाची शब्द के बारे में जानते हैं, और यही यही जो शब्द सब होते हुए हमारे एग्जाम में आते हैं। जब जो आज हमारा क्रिया है वे आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के अंक लाते हैं। उसी प्रकार जो हम कल विशेषण पढ़े थे वे भी 2 से 3 नंबर, अधिकतर जितने भी एक टॉपिक होते हैं 2 से 5 नंबर के बीच प्रश्न आते हैं। तो प्रश्नों को भी हम समझेंगे कि किस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले अपने गुरुजनों, माता पिता और सरस्वती माता का, गणेश भगवान का आशीर्वाद लेकर आज की क्लास को शुरू करते हैं। और इसी पर एक मोटिवेशन भी हो जाए कि कहते हैं सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कि कहते हैं सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कि जब तक मैं सफल हूँ नींद चैन को त्यागो तुम। कि कहते हैं जब तक मैं सफल हूँ नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कि कहते हैं कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल की कक्षा में हमने जो भी कुछ भी पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद आज की कक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना। तो कल की कक्षा में हमने पढ़े थे विशेषण। तो सबसे पहला प्रश्न आ जाता है कि विशेषण हम कहते किसको है। तो विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है। किसकी विशेषता बताती है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपका नाम राजू है, तो राजू जो है उजला लड़का है, तो हम किसके बारे में बताएं, राजू के बारे में। तो किस क्या चीज बता रहे, विशेषता क्या है, उजला लड़का। यहाँ विशेषता क्या हो जाएगा, उजला लड़का हो जाएगा। और वही संज्ञा हो गया, यानी कि राजू, एक किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो राजू अच्छा लड़का है, तो ये एक वस्तु का यानी कि व्यक्ति का नाम हो गया। उसी प्रकार जब हम सर्वनाम में उदाहरण लेते हैं तो क्या होता है, सर्वनाम में वो उजला लड़का है, तो वो कौन, तो उसका नाम नहीं लेकर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन हम किसी का क्या बोलते हैं, करते हैं, विशेषता बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, उसी को हम विशेषण कहते हैं। इसके बाद एक शब्द आता है विशेष। विशेष वो होता है जो विशेषण शब्द की विशेषता बताता है। इस शब्द की विशेषण शब्द की, जैसे हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे रामायण एक पुराना ग्रंथ है, तो रामायण के किसकी विशेषता बता रही है, यानी कि रामायण की, तो ये विशेष हो जाएगा। और क्या है, ग्रंथ है, तो यह विशेषता बता रही है। रामायण की क्या है, एक ग्रंथ है जो इसकी विशेषता बता रही है। इस प्रकार से विशेष को भी समझ सकते हैं, ठीक। इसके बाद आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताती है। किसकी विशेषता बताती है, विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसको हम प्रविशेषण कहते हैं, ठीक। चलिए आगे हम समझते हैं विशेषण के प्रकार या विशेषण के भेद। तो विशेषण के लगभग 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक नाम से ही पता चलता है, जिससे किसी गुण का बोध हो। जैसे कि आप में क्या गुण है, अच्छाई का गुण है। आप में क्या है, बुराई का गुण हो, बुराई का गुण आप में ना हो, वही अच्छा है क्या। इसके बाद आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप काले हैं, आप उजले हैं, यानी कि आप मोटे हैं, आप पतले हैं, या किसी गुण का जब बोध हो
तो उसको हम बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। ठीक, इतना समझ गया। इसके बाद हम चलते हैं संख्यावाचक विशेषण की ओर। सेकेंड में क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण वो होता है जिससे किसी संख्या का बोध हो, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1000 हो गया, 10 हो गया। इन सब से क्या होता है? किसी संख्या का बोध होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। इसके बाद आता है परिणामवाचक विशेषण। क्या होता है? परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण से किसका बोध होता है? जिससे नाप या तोल का बोध हो। किसका? जिससे नाप या तोल का। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, इस सब से क्या होता है? परिणाम का बोध होता है, उसको हम बोलते हैं परिणामवाचक विशेषण। इसके बाद होता है संख्या यानी कि सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। इससे किसी संज्ञा के बारे में विशेषता बताई जाती है। किसके बारे में? किसी संज्ञा के बारे में विशेषता बताई जाती है। जैसे कि राम बहुत अच्छा लड़का है, वह लड़का है, इत्यादि के बारे में क्या बोला जाता है? विशेषता बताया जाता है। तो कल की क्लास जो विशेषण के बारे में पढ़े थे उसकी हम रिवीजन कर लिए। तो चलिए आज की क्लास को हम समझते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्रिया। क्रिया को समझते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? आप एक बार सोच के देखिए। क्रिया हम उनको कहते हैं जिससे किसी कार्य का होना या करने का बोध हो। जैसे कि हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, ये सब क्या हो गया? क्रिया हो गया, जिससे हम किसी कार्य को कर रहे हैं। जैसे कि हम अभी क्या कर रहे हैं? वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? एक कार्य हो गया, उसी को हम क्रिया कहते हैं। जिससे किसी कार्य का होना या समझा जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। उसको हम बोर्ड पे लिख दिए हैं कि क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होने या करने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे हवा बहती है, हवा का काम है क्या? बहना। वो दौड़ता है, कौन दौड़ता है? वो यानी कि वो हमें आप राम को ले लीजिए, सीता को ले लीजिए, जो जिसको आप ले सकते हैं, ठीक ना? वो दौड़ती है, सीता के लिए दौड़ती हो जाएगा, ठीक ना? चलिए इसके बाद इसमें कुछ नया शब्द आया है, धातु। धातु क्या होता है? क्रिया के मूल को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल जो रूप होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। यहाँ धातु के बराबर पद से माना जाता है। यहाँ धातु के बराबर किससे? पद से माना जाता है, यानी कि धातु बराबर पद। धातु क्रिया के सभी रूपों में उपस्थित रहता है। जो धातु होते हैं क्रिया के जितने भी सारे रूप हैं उन सभी में क्या होते हैं? उपस्थित रहते हैं, यानी कि प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, समझ गए? धातु किसको कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के रूप को क्या बोला जाता है? धातु बोला जाता है। अब हम धातु के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो धातु के प्रकार दो है, एक है मूल धातु और दूसरा है यौगिक धातु। धातु के प्रकार कौन कौन है? एक है मूल धातु और एक यौगिक धातु। कौन कौन? मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु क्या होता है? यह स्वतंत्र एवं किसी की सहायता से नहीं बोली जाती। जो मूल धातु होता है वो बिना किसी की सहायता से बोला जाता है। जैसे कि चल, हंस, दौड़, लिख, पढ़, ये सब मूल धातु हो गया। इसमें आगे पीछे कुछ नहीं लगा है। जबकि यौगिक धातु में क्या होता है? यह किसी प्रत्यय के जुड़ने से बनता है। प्रत्यय के जुड़ने से बनता है। जैसे कि लिखावट हो गया, सजावट हो गया, यानी कि पीछे जो जुटता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। सजावट हो गया, पढ़ना, पढ़वाना हो गया, ये सब क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। तो इसमें मूल धातु किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। जैसे हंस, लिख, पढ़, चल, गा, ये सब क्या हो गया? मूल धातु। जबकि यौगिक धातु क्या हो गया? जो प्रत्यय के जुड़ने से बनता है उसको हम यौगिक धातु बोलते हैं। जैसे कि लिखावट, सजावट, पढ़ाना, लिखाना, गाना, पीना, चलना, हंसना, दौड़ना, कूदना, ये सब क्या हो गया? यौगिक धातु। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ रही है, ठीक ना? चलिए इसके बाद है क्रिया के प्रकार। क्रिया के जो प्रकार है दो प्रकार के हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। आपको नाम से ही पता चलता है सकर्मक, जिससे किसी सही कार्य का होने का बोध हो और जिसमें कर्ता के करने का बोध हो। जबकि अकर्मक क्रिया क्या होता है? जिससे किसी कर्ता के काम करने का बोध न हो, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिससे किसी कर्ता के काम करने, कर्ता यानी कि जो काम को करता है उसका बोध हो। जैसे सकर्मक क्रिया में उदाहरण लीजिए, वो आम खाता है, तो कौन आम खा रहा है?
तो वो आम खा रहा है। किसको खा रहा है? आम। तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। आम जो है वो सकर्मक है, यह निश्चित है वो कि आम वो खा रहा है। इसके बाद देखिए अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता हो, यानी कि इससे जो काम करता है उसका बोध होता है, उसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे वो सोती है, इसमें आप और एक परिभाषा यह भी लिख सकते हैं अकर्मक क्रिया की, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना नहीं हो उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वो सोती है या रानी रोती है, होने का बोध न हो या जिस कर्ता पर फल पड़े वो। तो आशा करते हैं कि आपने को हमने जो भी क्रिया के बारे में बताए, धातु के बारे में बताए और धातु के प्रकार के बारे में बताए, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ अन्य क्रिया के बारे में समझते हैं, जैसे कि प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया के आपने नाम सुने होंगे, तो उनको भी जान लेते हैं, उनसे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं। तब आइए इस स्लाइड में हम समझते हैं संक्रमक क्रिया और अकर्मक क्रिया के पहचान की। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्रिया सकर्मक है, कौन सा अकर्मक है। इसको पहचानने के लिए आपको क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करना है, क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करना है। जैसे कि प्रधानमंत्री बोलते हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि कौन बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो यानी कि यह सकर्मक क्रिया हो गया। वे लोग हंसते हैं, हमको पता नहीं है, तो ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। जिससे हमको उत्तर मिल जाए कि हाँ काम कौन कर रहा है, उसको हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। और जिससे हमें पता ना चले कि काम कौन कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिया कौन कर रहा है उसको हम अकर्मक क्रिया कहेंगे, ठीक ना। इसके बाद कुछ अन्य क्रिया के बारे में समझते हैं, जैसे कि सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो सहायक क्रिया, जो क्रिया मूल क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक करते हैं, सहायक क्रिया कहलाते हैं। यानी कि जो मूल क्रिया होते हैं उसको अर्थ को स्पष्ट कर देते हैं, यानी कि क्लियर कर देते हैं, उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वो आम खा रहा है, कौन आम खा रहा है? तो वो आम खा रहा है, यानी कि क्लियर कर दिया गया कि वो आम खा रहा है। ये तो खा क्या हो गया? इसमें सहायक क्रिया हो गया। सीता वन गई है, उसमें आपको सहायक क्रिया आपको बताना है कि आप बताइए इसमें सीता वन गई है, उनमें इनमें सहायक क्रिया कौन है, ठीक ना। तो समझ गए, इसमें अर्थ स्पष्ट कर दिया जाता है। सहायक क्रिया में क्या होता है? मूल क्रिया का अर्थ स्पष्ट कर दिया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक। इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया होता है कि हम काम कर, यानी कि हम किसी क्रिया को ना करके हम दूसरों को करने के लिए प्रेरणा करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि आपको पढ़ाई करना चाहिए, हम नहीं कर रहे पढ़ाई, लेकिन मतलब कि पढ़ाई कर, लेकिन आपको हम बोल रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। उसी प्रकार जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं कि आप नोट बनाइए, हम नोट नहीं बना रहे हैं लेकिन आपको बोल रहे हैं, यानी कि हम खुद जो काम नहीं करते हैं लेकिन हम आपको बोलते हैं करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि क्या होते हैं, कई सारे स्टार होते हैं जो फिल्मी स्टार होते हैं, वो कई मतलब कि कई चीज़ों का ऐड करते हैं, वो खुद पीते या खाते नहीं है लेकिन उसका वो प्रचार करते हैं, यानी कि खुद ना करके दूसरा का प्रचार करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। इस प्रकार से समझिए, यानी लड़ाई में नहीं देखते हैं गाँव घर में, यानी कि अपना कुछ नहीं करेगा, यानी कि खाली दूसरे को उकसाने का काम करेगा, जाइए ना, लड़िए ना, लड़िए ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं, ठीक ना। जो प्रेरणा मिलता है दूसरे से, कोई गांव में सक्सेस होता है यानी कुछ बनता है तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि नहीं वो बना है तो हम भी बनेंगे, यानी कि प्रेरणा, किसी चीज से प्रेरणा लेना ही प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है, ठीक ना। जैसे कि बंटवाना हो गया, लिखवाना हो गया, नचवाना हो गया, गाना हो गया, ये सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे इन सभी के बारे में। चलिए एक बार शॉर्ट में इसको हम रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जाने थे क्रिया के बारे में, जिससे किसी कार्य का होना या समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, ये सब क्रिया है। इसके बाद हम समझे थे क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार में हम कौन कौन प्रकार समझे थे? एक थे सहायक क्रिया और एक थे प्रेरणार्थक क्रिया, जो हम अभी समझे। और पहले क्या थे? अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तीन ही चीज़ों के बारे में हमने आज की क्लास में जाने। उसके शॉर्ट में रिवीजन के लिए आप एक बार जो हम पढ़ा है उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, यानी कि ध्यान में लाने की कोशिश कर दीजिए। जैसे कि
खाना जो है वो सब खाता है, लेकिन सबको पचता नहीं, यानी कि सबके शरीर में लगते नहीं। कारण क्यों है, क्या है कि वो खाना का यानी कि जो होता है पाचन क्रिया उसको करते नहीं है। पाचन क्रिया उसी प्रकार की दिमाग का पाचन क्रिया होता है। आप जो भी पढ़ते हैं उसका भी पाचन होना बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। इसी से आपका दिमाग जो समझदारी का विकास होता है वो आपकी समझदारी का विकास होगा। तो समझदारी का विकास कैसे होगा, जो भी हम पढ़ते हैं उसको जब हम सोचते हैं, मेमोराइज करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रहता है। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक जय हिंद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।